नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 4 नवंबर और आज को जितने भी इंपॉर्टेंट खबर है हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ और कोट देख लेते हैं। तो कोट है, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। इसका मतलब है जब जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जीत उतनी ही बढ़िया और शानदार होगी। मतलब जब हम ज्यादा मेहनत और मुश्किलों से लड़ते हैं तब हमारी सफलता भी ज्यादा बड़ी और खास होती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते और पिछले अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न था, लखनऊ को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में मान्यता मिली है? ऑप्शन थे ए सिटी ऑफ म्यूजिक, बी सिटी ऑफ डिजाइन, सी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी या डी सिटी ऑफ लिटरेचर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, इंडिया बहरीन होल्ड टॉक्स ऑन बूस्टिंग डिफेंस ट्रेड टाइज, यानी भारत बहरीन द्विपक्षीय वार्ता हुई है जिसमें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी शामिल थे। और ये जो वार्ता है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इस वार्ता का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग के नए आयामों पर चर्चा करना था। हालांकि इसमें कुछ प्रमुख एजेंडे पर भी बातचीत की गई। वो क्या क्या है एक बार उनको भी हम समझ लेते हैं। तो दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग विस्तार करने पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर भी बात की गई और साथ ही साथ क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। इसी के साथ भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन भी किया है और शांतिपूर्ण समाधान और संवाद आधारित कूटनीति अपनाने की भी बात कही है। आपको बता दें कि भारत बहरीन साम्राज्य के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदारों में से एक है। इस लिहाज से भी ये वार्ता हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर 2 IR और जीएस पेपर 3 डिफेंस से संबंधित है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, 3000 करोड़ लॉस टू डिजिटल अरेस्ट स्कैम से सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले को लेकर चिंतित है। क्यों? क्योंकि डिजिटल गिरफ्तारी के द्वारा 3000 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई, जिसमें कि ज्यादातर पीड़ित जो है वो बुजुर्ग नागरिक हैं। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें साइबर अपराधी जो है वो जज के चेहरे और कोर्ट रूम की नकली वीडियो दिखा करके धमकी देते हैं और इसमें कई मामलों में बुजुर्गों को फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर करोड़ों रुपए की जो है कि उगाही की जाती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस समस्या की जांच करने का काम सौंपने का सुझाव दिया है। अब एक बार इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा का एक मामला था अंबाला का, वहां पे वरिष्ठ नागरिक दंपति की डिजिटल गिरफ्तारी हुई थी और उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कि अदालत और जांच एजेंसियों के जाली आदेशों के आधार पर धोखेबाज जो है उन्होंने 1.05 करोड़ रुपए की उगाही की थी। हालांकि बाद में अदालत को बताया गया कि देश भर में सिर्फ यही एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें निर्दोष लोगों, खास करके वरिष्ठ नागरिकों को अपराधियों के द्वारा डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी गई थी। और इसी के साथ कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई के आदेश देने और जांच एजेंसियों को मजबूत बनाने का भरोसा भी दिलाया है। हालांकि इस समस्या का प्रभाव बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानवीय पहलू भी शामिल है। हालांकि इसके पीछे कुछ नीतिगत चुनौतियां और कुछ कानूनी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहला तो यही है कि डिजिटल अरेस्ट के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी है और AI डीफेक अपराध नियंत्रण के लिए कोई भी स्पष्ट कानूनी प्रावधान भी नहीं है। साथ ही साथ साइबर फ्रॉड कानून में तेज ट्रायल और फास्ट ट्रैक क्षतिपूर्ति की भी आवश्यकता है, तभी हम इस समस्या से निपट सकते हैं। और ये जो आपका टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट मैप रेडी टू डीनोटिफिकेशन ऑफ ट्राइबल रिजर्व, यानी कि ये जो पूरा आर्टिकल है वो आपका ग्रेट निकोबार परियोजना से संबंधित है। तो ये है क्या, इसे हम समझ लेते हैं। तो ये ग्रेट निकोबार परियोजना जो 92,000 करोड़ रुपए की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, जिसमें कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और टाउनशिप शामिल है। और इसके क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें तो क्रियान्वयन एजेंसी है ANIIDCO, जिसका फुल फॉर्म है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, यानी कि इसके द्वारा
ये जो परियोजना है इसको विकसित किया जाना है और ये जो द्वीप है वो रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। अब मुख्य घटनाक्रम क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो प्रशासन ने जनजातीय आरक्षित भूमि के विधिसूचनाकरण और पुनर्अधिसूचनाकरण के लिए एक GIS आधारित नक्शा तैयार किया था। किसकी सहायता से? वन विभाग की सहायता से। और इस नक्शे के माध्यम से उन भूभागों को चिन्हित किया जा रहा था जिसमें कि टावर आदि निर्माण के लिए उपयोग हो सकती थी। और इसके साथ ही श्रमिकों के लिए ट्रांजिट अकोमोडेशन का निर्माण जैसे प्रस्ताव भी प्रस्तावित किए गए थे। और अगले माह तक एक व्यापक जनजाति कल्याण योजना को अंतिम रूप देने का भी एनहांसमेंट है। हालांकि ये कार्यवाही ऐसे समय में हो रही है जब कोर्ट में यह चुनौती है कि क्या जनजातीय भूमि पर पहले से ही फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत वन अधिकार का निर्धारण हुआ है या नहीं, और इसलिए अधिसूचनाकरण का वैधानिक आधार बना है या नहीं। हालांकि प्रशासन ने ये कहा है कि टावरों के लिए स्थलों का चयन स्थानीय जनजातियों जिसमें कि शोम्पेन प्रतिनिधि और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के साथ परामर्श के बाद किया जाएगा। और इस लिहाज से ये न्यूज भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका टॉपिक है वो आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है और साथ ही साथ डेवलपमेंट से भी संबंधित है। अब आगे बढ़ते अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता आरंभ की। और ये जो पूरी वार्ता है वो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आरंभ हुआ है और ये 3 से 7 नवंबर 2025 तक चलेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच संतुलित, व्यापक और परस्पर लाभ साझेदारी की दिशा में ये काफी बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस वार्ता की शुरुआत 16 मार्च 2025 को की गई थी। और ये जो पूरी वार्ता है वो भारत की तरफ से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड की तरफ से व्यापार एवं निवेश मंत्री टॉड मैकली इस पूरी वार्ता में शामिल थे। और ये जो वार्ता है चौथे दौर की वार्ता है, इसमें वस्तु और सेवा व्यापार और उत्पत्ति के नियमों के साथ साथ प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। और दोनों पक्ष जो है पिछले दौर की वार्ता में प्रगति को आगे बढ़ाने, लंबित मुद्दों पर सहमति बनाने और मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने की दिशा में रचनात्मक रूप से बातचीत कर रहे हैं। और इसी के साथ वार्ता के दौरान भारत और न्यूजीलैंड ने समावेशी व्यापार ढांचे विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए सतत विकास और साझा समृद्धि लाए। और ये जो आपका टॉपिक है ये आपका GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। तो श्री संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक का पदभार संभाला है। आपको बता दें कि संजय गर्ग जो है वो केरल कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हें 3 दशकों से अधिक के अलग अलग प्रशासनिक अनुभव है जिसमें कि कृषि, खाद्य रसद, रक्षा उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक संवर्धन, वित्त और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि श्री संजय गर्ग जो BIS के महानिदेशक का पदभार संभालने से पहले कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इन्होंने किसानों को सीधे कृषि वैज्ञानिकों से जोड़ने वाले किसान यानी सारथी पोर्टल के विस्तार में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। साथ ही देश में विश्व बैंक परियोजनाओं के प्रबंधन और प्रशासन, रक्षा उद्योग क्षेत्र के संवर्धन और विनियमन, चमड़ा उद्योग क्षेत्र के संवर्धन सहित अन्य औद्योगिक संवर्धन पहलों में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब श्री संजय गर्ग जो BIS के महानिदेशक के रूप में IEC में भारत की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, श्री संजय गर्ग ने किस संस्था के महानिदेशक का पदभार संभाला है? ऑप्शन है A भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, B भारतीय मानक ब्यूरो, C रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या D केंद्रीय वित्त आयोग। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।